आज हम पढ़ेंगे पाठ रजिया सज्जाद जहीर की भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी नमक। आप देख रहे हैं अपना चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज का हमारा पाठ है रजिया सज्जाद जहीर का नमक, जो कि आरो भाग 2 कक्षा 12 के लिए हिंदी की आधार पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का पाठ 16 है। तो आज इसी पर विचार करेंगे, इसका सारांश देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लेखिका का परिचय। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म सन 1917 ईस्वी को राजस्थान के अजमेर जिले में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई और इसके बाद स्नातक की परीक्षा पास की। विवाह के उपरांत आपको इलाहाबाद में रहना पड़ा। इसी दौरान आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में एमए परीक्षा उत्तीर्ण की। आपने अध्यापन कार्य भी किया, परंतु कुछ समय बाद छोड़ दिया। सन 1965 ईस्वी में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में आप महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपने कहानी और उपन्यास दोनों ही लिखे, साथ ही उर्दू में बाल साहित्य की रचनाएं भी की। आपके द्वारा कई पुस्तकों के कई भाषाओं से उर्दू में अनुवाद भी किए गए। सन 1979 में आपका देहांत हो गया। देखते हैं रचनाएं। आपकी प्रमुख रचनाओं में जर्द गुलाब, जो कि उर्दू का एक कहानी संग्रह है, तथा अल्लाह बंदा ले प्रमुख है। साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों की विशेषता है। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। आपकी कुछ कहानियां हिंदी में भी अनुवाद की जा चुकी हैं। आपको मिले पुरस्कार और सम्मान। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी जो कि उत्तर प्रदेश है उसका पुरस्कार, तथा अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। अब देखते हैं पाठ का परिचय नमक। प्रस्तुत कहानी में भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ विस्थापित हुए लोगों के दिल की बात मार्मिक रूप से प्रस्तुत की गई है। इस कोशिश में देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है, अतः वे सफिया से जो लाहौर जा रही हैं उनसे लाहौर का थोड़ा नमक ले आने की फरमाइश करती है, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि लेकिन वहां मिला कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है और उसे इजाजत दे देता है। उसी प्रकार भारतीय कस्टम अधिकारी अपना वतन ढाका को बताता है। इस तरह हम देखते हैं कि राष्ट्र और राज्यों की नई सीमाएं खींची जाने के बाद भी लोग रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद भी यह खींची गई रेखाएं उनके मन तक नहीं पहुंच पाई है। एक अनचाही बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने जन्म स्थान से दूर कर दिया है। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को धीरे धीरे खोलकर रख देता है। जब तक यह हार्दिक पहलू सरहद के आर पार जीवित है, तब तक उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन जरूर बेमानी हो जाएंगी। इस कहानी को पढ़ते हुए हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी, जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है, उस पीढ़ी के खत्म हो जाने पर क्या सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद भी समाप्त हो जाएगी? और क्या नई पीढ़ी के आने पर भी सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने की उम्मीद बनी रहेगी?
तो अब देखते हैं सारांश विस्तार से। पहला बिंदु है भारत विभाजन, सिख बीबी और सफिया। भारत विभाजन के उपरांत दोनों तरफ के लोग धर्म के आधार पर विस्थापित हो गए। इससे पहले वे सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे। सफिया की मां और सिख बीबी प्यार मोहब्बत के साथ घुल मिलकर रहती थी। सिख बीवी को पता चलता है कि सफिया कल अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही है। क्योंकि सिख बीवी का जन्म लाहौर में ही हुआ था, अतः उन्हें लाहौर से अपनापन था। वे सफिया से लाहौर का थोड़ा सा नमक लाने की इच्छा व्यक्त करती हैं और अपने मन के भाव रखती हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में उनकी आलीशान कोठी, व्यापार आदि सब होने के बावजूद भी वे लाहौर को कभी भूल नहीं सकी। अगला बिंदु है सफिया का पाकिस्तान में पहुंचना। सफिया पाकिस्तान पहुंची और अपने भाइयों दोस्तों से मिली। उनके प्यार और सौहार्द में 15 दिन कब गुजरे पता ही नहीं चला। लेकिन वह सिख बीबी की नमक की इच्छा को नहीं भूली। उसका एक भाई पुलिस अफसर था, जिससे उसने इस विषय में बात करना उचित समझा। बात करने पर उसके भाई ने उसे साफ मना किया कि यह एक गैरकानूनी कार्य है। यहाँ के कस्टम अधिकारी काफी सख्त हैं, वे कभी भी तुम्हें नमक नहीं ले जाने देंगे। सफिया सिख बीबी की भावनाओं को भली भांति समझती थी। इस कारण अपने भाई की बात को उसने काटने की पूरी कोशिश की, लेकिन भाई ने उसे ऐसा न करने के लिए सचेत किया। तो सफिया ने निर्णय लिया कि वे नमक की चोरी करके नहीं ले जाएगी, बल्कि कस्टम वालों को दिखाकर ले जाएगी। उसका मानना था कि कस्टम वाले भी तो आखिर इंसान होते हैं और उसकी भावनाओं को वे जरूर समझेंगे। अगला बिंदु है लौटने से पहले की रात सफिया का विचार विमर्श। अगले दिन सफिया को भारत वापस लौटना था। ये थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है, दिन है। अगले दिन सफिया को भारत वापस लौटना था, अतः उसने रात को ही अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। उसने अपना सारा सामान बांधा, किंतु एक कीनू से भरी टोकरी और नमक की पुड़िया बाहर रखी। उसने बहुत विचार किया कि मैं यह नमक की पुड़िया कैसे लेकर जाऊं। अंत में उसे विचार आया कि मैं यह पुड़िया कीनू की टोकरी में सबसे नीचे रख के ले जाऊंगी। कीनू तो एक संतरे जैसा खट्टा फल होता है। कीनू की टोकरी में सबसे नीचे रखकर ले जाऊंगी, शायद इसे कस्टम वाले ना देखें। परंतु उसके मन में तरह तरह के विचार घूमने लगे। उसको विचार आया कि उसकी माँ एक कहानी कहती थी, जिसमें शहजादा अपनी जांग चीरकर उसमें हीरा छुपा कर ले जाता है। वह अपनी भावनाएं रखती हुई सोचती है कि काश मैं भी सिख बीवी के लिए अपने सीने को चीरकर यह नमक छिपा कर ले जा सकती। अगला बिंदु है सफिया का स्वप्न। रात्रि के लगभग 1:30 बजे सफिया देखती है कि कुत्ते भौंक रहे हैं, चौकीदार सीटी बजा रहा है। वहां पाकिस्तान में उसके 3 भाई, उनके बच्चे और दोस्त रहते थे। छोटे छोटे भतीजे भतीजी सफिया से हिंदुस्तान में रहने का कारण पूछते थे। वे इस कारण मिलजुल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके बीच 2 देशों की सीमाएं हैं। इस प्रकार के विचार उसके मन में चल रहे थे। तभी उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगती है। वह स्वप्न में सोचती है कि हिंदुस्तान में उसके पास सब कुछ है, किंतु फिर भी उसका वतन लाहौर ही है। एक इकबाल का मकबरा, इकबाल एक प्रसिद्ध शायर थे। इकबाल का मकबरा और लाहौर का किला उसे दिखाई देता है और दिखता है डूबते हुए सूरज का विहंगम दृश्य। वे आगे देखती है कि वह और एक अन्य इंसान सिर झुकाए मकबरे की सीढ़ी पर बैठे हैं। वह इंसान पूछता है कि क्या तुम कल चली जाओगी, फिर कब आओगी? तो सफिया कहती है मालूम नहीं, शायद अगले साल। सफिया विचार में डूब जाती है कि शायद ही वह अगले साल वापस आ पाएगी। हो सकता है वह कभी वापस ना आ सके। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। अगला बिंदु है सफिया भारत वापस आना। सफिया का भारत वापस आना। सफिया का भाई उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आता है। वह प्रतीक्षालय में बैठी चाय पी रही होती है। उसका ध्यान कीनुओं से ढकी नमक की पुड़िया पर ही रहता है। थोड़ी देर बाद कस्टम वाले उसका सामान जांचते हैं। वह कुछ सोचकर नमक की पुड़िया को अपने हैंडबैग में रख लेती है। जब सफिया कस्टम अधिकारी से नमक की पुड़िया ले जाने का आग्रह करती है तो वे उसे स्वीकृति दे देते हैं। कस्टम अधिकारी अपना संबंध दिल्ली से बताता है। सफिया उसे बताती है कि वे अपने संबंधियों से मिलने लखनऊ से लाहौर आई है। कस्टम अधिकारी ने स्वयं उस पुड़िया को सफिया के बैग में रख दिया।
वे बोले कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। उन खातून को यह नमक देते वक्त कहना कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा और जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। अगला बिंदु है भारतीय सीमा में सफिया का प्रवेश। सफिया रेल में बैठी और अटारी पहुंची। अटारी पहुंचते ही हिंदुस्तानी पुलिस के जवान रेल में सवार हो गए। पता ही नहीं चला कब लाहौर खत्म हुआ और अमृतसर आ गया। अमृतसर में हिंदुस्तानी कस्टम अधिकारियों ने सभी का सामान जांचना शुरू किया। एक अधिकारी सफिया के बैग को जांचता है। इस पर वह नमक होने की बात स्वीकारती है और सारी बात बता देती है। वे अधिकारी उसके सामान को वहीं रखकर उन्हें प्लेटफॉर्म के ही दूसरे सिरे पर बने एक कमरे में ले जाकर कुर्सी पर बिठाते हैं और चाय पिलाते हैं। वे अपनी दराज से किताब निकालते हैं जो कि नजरुल इस्लाम की लिखी किताब थी। एक प्रसिद्ध बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, नजरुल इस्लाम की लिखी किताब थी। इससे सफिया समझ जाती है कि वह ईस्ट बंगाल का रहने वाला है। तब कस्टम अधिकारी उसे बताता है कि उसका वतन ढाका है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। वे बताता है कि विभाजन के समय वे 12-13 वर्ष का था। तभी उसके मित्र ने एक सालगिरह पर उसे यह पुस्तक भेंट की थी। जब विभाजन हुआ था तो जो बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है उसमें वो भी भारत से अलग हो गया था, उसमें भी मुसलमान रहते थे, तो पुस्तक भेंट की थी। वे कोलकाता आकर बस गए थे। उसने एक नारियल जैसे फल डाब के विषय में बताया। यह कोलकाता में मिलता है लेकिन अपनी जमीन और अपने पानी का मजा ही कुछ और है। अतः सभी को अपना वतन प्यारा होता है। उठते हुए वे पुड़िया सफिया के बैग में रख देता है और उस बैग को खुद अपने हाथ में उठाए आगे आगे चलने लगता है। सफिया जब जाने के लिए अमृतसर के पुल पर चढ़ती है तब वे देखती है कि सबसे निचली सीढ़ी पर वह अधिकारी सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। शायद वे अपने वतन की याद कर रहा था। सफिया सोचती है कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। सीमाओं ने एक ही प्रकार की भावना वाले व्यक्तियों को अलग अलग कर दिया है। यह सीमाएं बंधन है और इन्हें टूटना ही चाहिए। तो यह था पार्ट नमक। अब देखते हैं इस पार्ट से हमने क्या नया जाना। सीमाएं किस प्रकार बंधन बन जाती हैं। अपना वतन सबको प्यारा होता है। अपने वतन की सभी चीजें हमें वतन की याद दिलाती हैं। नमक जैसी छोटी सी वस्तु से लेखक ने विभाजन के दर्द को सफलता से चित्रित किया है। इंसानियत को कानून से ऊपर दिखाया गया है। तो यह था आज का पार्ट नमक। आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास ऐसे ही अन्य वीडियो लेकर आता रहेगा। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।